ओके, वेलकम आप सभी का। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज अपन डिस्कस करेंगे कुछ और पॉइंट्स को, और मैन कुछ बातें रहेंगी और कुछ ऐसे डायरेक्ट पॉइंट्स होंगे जो हमें क्लियर करने हैं। तो वन बाय वन इनको अपन डिस्कस करते हैं। देखिए, बैक्टीरिया के रिगार्डिंग, क्योंकि हम प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर समझ रहे थे ना, तो प्रोकैरियोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक हमने जो सेल वॉल था उसको कंप्लीट किया, और सेल वॉल से पहले हमने जो अपेंडेजेस हैं उनमें फ्लैजिला को लेकर के और जो फिम्बरी हैं उनको हमने डिस्कस कर लिया है। और इसके बाद में हम फर्दर और कुछ पॉइंट्स हैं उनको भी लेंगे, फिर इंटरसेलुलर जो पार्ट्स हैं उन पे भी जाएंगे। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं एलपीएस के, है ना। एलपीएस को अपन बोलते हैं लिपो, यानी कि लिपिड होगा, और पॉलीसैकेराइड। तो आउटर जो मेम्ब्रेन होती है, ध्यान रखना है कि जो आउटर मेम्ब्रेन होती है ये आउटर मेम्ब्रेन से बाउंड भी हो सकता है और फ्री भी हो सकता है, कि आउटर मेम्ब्रेन से ये कोवलेंटली जुड़ा हुआ भी हो सकता है और उससे बाहर फ्री कंडीशन में भी हो सकता है। एक प्रकार का मैट्रिक्स है। पॉलीसैकेराइड पार्ट है ना, ये लिपिड और पॉलीसैकेराइड का मिक्स है, कि लिपिड्स प्लस पॉलीसैकेराइड जो चेन्स हैं उनसे मिलके बना होता है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि लिपिड तो हालांकि मेम्ब्रेन में होते ही हैं, मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड्स तो प्रेजेंट ही होते हैं, लेकिन अगर कोई कार्बोहाइड्रेट चेन के रूप में लगा हो या पॉलीसैकेराइड हो, तो ऑलमोस्ट हमने अब तक जितनी भी जगह पे इनको स्टडी किया होगा तो उसमें एक ही चीज़ निकल के आती है कि अगर सेल को बाहर से किसी और के साथ रिकॉग्निशन करना होता है, कुछ वर्क या मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर रिकॉग्निशन की बातें आती हैं, तो वो कम्युनिकेशन होता है एक प्रकार का, कि एक सेल दूसरी सेल को कम्युनिकेट करती हो ना, कम्युनिकेशन। तो सेल सेल कम्युनिकेशन जो होता है कि एक सेल दूसरी सेल को कम्युनिकेट करती है, और इसी कम्युनिकेशन को हम मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज़ में भी काउंट कर सकते हैं, कि जो एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज होती हैं कि किसी को कोई ख़ास प्रकार की प्रोटीन रिकॉग्नाइज करती है या नहीं करती, तो वो उसके पास जो एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज हैं उन पे डिपेंड करता है। तो लिपोपॉलीसैकेराइड का मेन जो रोल है ना, मेन रोल जो है इसका, कि बैक्टीरिया के लिए इसका जो मेन फंक्शन आएगा वो फंक्शन यही है कि वो बाहर के जो एनवायरनमेंट के अंदर जो बाकी दूसरे कंपाउंड्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, इवन सेल्स होते हैं ना, उनसे कम्युनिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और उसके पास एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज होती है ना। दो बातें आपको ध्यान रखनी है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें कि लिपोपॉलीसैकेराइड है क्या ना, अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर को कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं कि एन एसिटिल ग्लूकोस एमाइन, ठीक है। एन एसिटिल ग्लूकोस एमाइन तो काइटिन का भी मोनोमर होता है ना, काइटिन भी इसी से बनती है। और एन एसिटाइल ग्लूकोस एमाइन के जो दो मॉलिक्यूल्स होते हैं, टू मॉलिक्यूल्स, एन एसिटिल ग्लूकोस एमाइन के दो मॉलिक्यूल एक साथ एक लिंकेज में जुड़ जाते हैं, जिसको हम अल्फा 1,6 लिंकेज बोलते हैं। अल्फा 1,6 लिंकेज तो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है। जब दो कार्बोहाइड्रेट आपस में जुड़ते हैं ना, तो उनके बीच के बॉन्ड को हम बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो एन एसिटिल ग्लूकोस एमाइन ये भी एक कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोस का डेरिवेटिव होता है। जो ग्लूकोस होता है ना, उसकी सेकंड पोजीशन के ऊपर अमीनो ग्रुप और एसिटिल ग्रुप जुड़ जाए तो ये एन एसिटिल ग्लूकोस एमाइन बन जाता है। तो ये पहला एन एसिटिल ग्लूकोस एमाइन का मॉलिक्यूल है, ये दूसरा एन एसिटिल ग्लूकोस एमाइन का मॉलिक्यूल है, और इनके बीच में जो लिंकेज है, ये ग्लूकोस इसका पहला है अल्फा 1 और
सेकंड वाले का 6 है, इनके बीच में एक ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बना हुआ है। तो इसके लिए हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं अल्फा 1,6 लिंकेज। जैसे पॉलीसैकेराइड्स वगैरह में लिंकेज के पैटर्न होते हैं, तो लिंकेज के पैटर्न भी थोड़े से हमें याद होने चाहिए कि हाँ हम कौन से पॉलीसैकेराइड की बात कर रहे हैं या कौन से ओलिगोसैकेराइड या डाइसैकेराइड की बात कर रहे हैं और उसमें किस प्रकार का बॉन्डिंग होता है, इसका हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। तो एक तो कंपोनेंट उसके अंदर होता है एन-एसिटिल ग्लूकोस एमाइन, दूसरा जो कंपोनेंट होता है उसमें वो होते हैं फॉस्फेट। ठीक है, यहाँ पे फॉस्फेट लगे हुए हैं। और तीसरा जो कंपोनेंट होता है वो है लिपिड ए। लिपिड ए फॉर एंटीजेनिक। थर्ड कंपोनेंट को अपन यहाँ पे बोलते हैं ओलिगोसैकेराइड चेन। वो ओलिगोसैकेराइड चेन। तो ये जो हमने पार्ट यहाँ पे ड्रा कर रखा है ये ओलिगोसैकेराइड चेन है। और इस ओलिगोसैकेराइड चेन के अंदर भी इनर पार्ट, आउटर पार्ट और साइड चेन वाले पार्ट ये प्रेजेंट होते हैं। और जो एंटीजेनिक प्रॉपर्टी होती है वो इसी की वजह से होती है, एंटीजेनिक प्रॉपर्टी। ठीक है, बाकी कुछ इसमें लिपिड्स प्रेजेंट हैं। फैटी एसिड्स, और फैटी एसिड्स हमने यहाँ दिखा रखे हैं। जो एन-एसिटिल ग्लूकोस एमाइन है इसके साथ में फैटी एसिड चेन्स लगी रहती हैं। तो फैटी एसिड चेन्स की वजह से ये मॉलिक्यूल हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसमें अपने आप को इंसर्ट करा सकता है, क्योंकि यहाँ पे मेम्ब्रेन है और इस मेम्ब्रेन में ये अपने आप को इंसर्ट करा सकता है। क्योंकि मेम्ब्रेन में लिपिड्स होते हैं और लिपिड्स के अंदर अपने आप को ये इंटीग्रेट कर सकता है। तो मेम्ब्रेन में लगने के लिए इसके जो लिपिड्स हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, और ये सारा जो स्ट्रक्चर है इसको हम लिपोपॉलीसैकेराइड या लिपिड ए भी बोल सकते हैं, एक सिंगल यूनिट को। ये भी सिंगल यूनिट है, एक सिंगल यूनिट जिसको हम लिपिड ए बोलते हैं। हाँ, और ऐसे कई सारे मॉलिक्यूल हो सकते हैं। लिपोपॉलीसैकेराइड जब बनता है तो उसमें से कई सारे मॉलिक्यूल हो सकते हैं, एन मॉलिक्यूल्स। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ठीक बाहर हमें एन-एसिटिल ग्लूकोस एमाइन के जो डाइमर्स हैं वो अल्फा 1,6 लिंकेज से जुड़े हुए, साथ में फॉस्फेट हैं, ओलिगोसैकेराइड चेन्स हैं, फैटी एसिड चेन लगी हुई हैं, उन सब से मिलकर के लिपोपॉलीसैकेराइड बनता है। और लिपोपॉलीसैकेराइड का जो मुख्य रोल है वो बैक्टीरियल सेल के लिए क्या आएगा, या तो वो कम्युनिकेशन के काम आते हैं या एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज़ के लिए काम आता है। जब आपसे ये पूछा जाए कि एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज़ के लिए कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल है, तो पॉलीसैकेराइड चेन। तो ये भी एक स्ट्रक्चर बैक्टीरियल सेल में हमें मिल सकती है कि आउटर मोस्ट पार्ट जो है मेम्ब्रेन से भी ठीक बाहर में ऐसा देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा? यस सर। ठीक है, इसके बाद में हम कुछ और स्ट्रक्चर को भी इसमें ले सकते हैं, जैसे कि कैप्सूल। ठीक है, कैप्सूल को भी आपको ऐसे ही समझना है कि जो बैक्टीरियल सेल वॉल होती है, सेल वॉल से बाहर एक म्यूसिलेजिनस मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। म्यूसिलेजिनस मैट्रिक्स पाया जाता है और इस मैट्रिक्स में कुछ नाइट्रोजनस कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं।
नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स। तो सेल वॉल के बाहर मिलने वाला एक म्यूसिलेज जैसा मैट्रिक्स जिसमें नाइट्रोजिनस कंपाउंड भी होते हैं, इसको मिलाकर के हम बोलते हैं कैप्सूल। ठीक है, कैप्सूल की वजह से, और कैप्सूल में स्पेशली जो नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स हैं इसकी वजह से जो सरफेस है या जो बैक्टीरियल सेल है वो रिजिड हो जाती है, हार्ड हो जाती है, दृढ़ रिजिडनेस आती है इसके पास, यानी कि थोड़ा सा सॉलिड हो जाता है बैक्टीरिया की सरफेस, सॉलिड हो जाती है। ठीक है, मान लीजिए कि कोई बैक्टीरिया है और इस बैक्टीरिया के पास नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स वाला कैप्सूल नहीं है, और दूसरा ऐसा बैक्टीरिया है जिसके पास ये नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स का कैप्सूल प्रेजेंट है ना। सेल वॉल से बाहर होता है तो सेल वॉल अंदर ही रह जाएगी, उस चीज़ की हमें उसी प्रकार से फॉलो करना है। ठीक है, आपको एक छोटी सी बात और ध्यान में देनी है कि जब बैक्टीरिया की कंडीशन फेवरेबल होती है, जब फेवरेबल कंडीशंस होती है, फेवरेबल कंडीशन का मतलब जब फूड अवेलेबल होता है, जब फूड अवेलेबल होता है या टेम्परेचर कंडीशन या बाकी कंडीशन अच्छी होती है, तो बैक्टीरिया की सेल को डिवाइड करना होता है, बैक्टीरिया की सेल को डिवाइड करना होता है। तो उस समय पे इसके पास कैप्सूल नहीं होता, नो कैप्सूल। तो उस समय पे यहाँ पे कैप्सूल देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन इसके रिवर्स अगर कंडीशन अनफेवरेबल होती है, तो अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर बैक्टीरिया अपने सेल वॉल से बाहर कैप्सूल को सिंथेसाइज करता है, कैप्सूल बनाया जाता है। और कैप्सूल की वजह से एक प्रॉपर्टीज के पास आ जाती है कि कैप्सूल इससे रेजिस्टेंस बनाता है, रेजिस्टेंट बना देता है, क्योंकि जो सेल वॉल होती है उसमें पेप्टिडोग्लाइकॉन कल हमने देखे थे, और जो एंजाइम्स हैं वो पेप्टिडोग्लाइकॉन को तोड़ देते हैं तो बैक्टीरिया किल हो जाता है। तो सेल वॉल से बाहर एक हार्ड कवरिंग और है, तो हमारा जो सेल वॉल है वो डिग्रेड नहीं होगा, डिग्रेड नहीं होगा तो बैक्टीरिया कैसा होगा, रेजिस्टेंस होगा। तो अनफेवरेबल पीरियड्स के अंदर बैक्टीरिया के सामने अगर सर्वाइव करने में प्रॉब्लम आ रही है, अनफेवरेबल कंडीशंस की बात हो, तो अनफेवरेबल कंडीशंस में बैक्टीरिया को रेजिस्टेंस प्रॉपर्टीज प्रोवाइड कराने का काम कौन करता है, कैप्सूल करता है। तो कैप्सूल मिल सकता है, लेकिन कैप्सूल के मिलने के लिए क्या जरूरी हो गया कि जब स्ट्रेस कंडीशंस होती है, ये स्ट्रेस है, अनफेवरेबल टाइम स्ट्रेस होता है, तो अनफेवरेबल टाइम के अंदर बैक्टीरिया अपने चारों तरफ से कैप्सूल सिंथेसाइज कर लेता है। देखो आप लोगों ने ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा, एफ ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट। ठीक है, उन्होंने क्या किया था कि जैसे दो स्ट्रैंड ली थी, वन इज आर सेकंड और दूसरी थी एस थर्ड। ठीक है, और आर सेकंड का मतलब रफ था और एस का मतलब स्मूथ था। जो बैक्टीरिया था इनका डिप्लोकोकस न्यूमोनाई, डिप्लोकोकस न्यूमोनाई। ठीक है, वो चूहों के अंदर निमोनिया कोज करता है और चूहे मर जाते हैं, वो उसका एक्सपेरिमेंट का हिस्सा था। हमें तो आर और एस समझना है, कैप्सूल समझना है। ठीक है, रफ का मतलब खुरदरा होता है, तो डिप्लोकोकस के दो कोकाई एक साथ में वो डिप्लोकोकस होता है। ठीक है, दो कोकाई फॉर्म अगर एक साथ होते हैं तो वो डिप्लोकोकाई कंडीशन है, डिप्लोकोकस होता है। तो दोनों ही डिप्लोकोकाई ही थे, लेकिन स्ट्रेन अलग अलग थे, है ना, एक रफ था एक स्मूथ था। ओके, तो ऐसे समझ सकते हैं कि जो रफ है उसमें कैप्सूल नहीं है और जो स्मूथ है उसमें कैप्सूल है। तो कैप्सूल है तो उसकी सरफेस बाहर से चिकनी होगी, स्मूथ। कैप्सूल होने से इसकी सरफेस बाहर से चिकनी हो गई और इसके पास रेजिस्टेंस आ गया, तो दिस इज स्मूथ।
एंड दिस इज रफ। तो फैगोसाइटोसिस के द्वारा जब ये बैक्टीरिया एंटर करेगा तो हमारी सेल या माउस की सेल्स इसको फैगोसाइटोसिस से अंदर लेती हैं। फैगोसाइटोसिस तो इसका भी होता है, लेकिन ये तो डिस्ट्रॉय हो जाता है, किल, लेकिन ये किल नहीं होता है, नो किल। ठीक है ना, किल मत लिखो यहाँ पे, किल लिखने से कंफ्यूज हो जाओगे आप, डिस्ट्रॉय कर दो। बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय नहीं होता है, क्योंकि आप चूहे वाला किल फिर इसमें जोड़ देंगे ना तो कंफ्यूज हो जाएगा आपको। तो फैगोसाइटोसिस यस और नो कर देते हैं। तो यहाँ पे हो जाती है और बैक्टीरिया किल हो जाता है, बैक्टीरिया डाइट। ठीक है, यहाँ पे फैगोसाइटोसिस तो हो जाती है लेकिन बैक्टीरिया नॉट डाइट। और फिर उसका नतीजा ये था कि अगर बैक्टीरिया मर गया तो हमारा जो चूहा था वो अलाइव है, जिंदा है, और अगर बैक्टीरिया नहीं मरा तो चूहा हमारा क्या होता है, डाइड हो जाता है। ठीक है, हालांकि उनका जो काम था वो तो डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, उसको प्रूफ करने का काम था, हम उसकी बात नहीं कर रहे। हम यहाँ पे ये देखना चाह रहे हैं कि वो एस और आर का मामला क्या था। तो वो क्या था, एस का मतलब स्मूथ, और स्मूथ कब हो सकता है कि ये बीच में रफनेस ना हो, बिल्कुल से सतह चिकनी हो जाए, फिर वो बैक्टीरिया चूहे को मारने लग जाए। तो कारण क्या था, कारण ये था कि वो उसके पास कैप्सूल है, वो कैप्सूल उसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराता है, यानी कि बैक्टीरिया किल नहीं किया जा सकता। और बैक्टीरिया अगर नहीं मरेगा तो फिर बैक्टीरिया अपना जो इफेक्ट है वो चूहे के अंदर प्रोड्यूस कर रहा था। तो कैप्सूल भी एक पॉइंट है कि हाँ, कैप्सूल एक सेल वॉल से बाहर मिलने वाला एक म्यूसिलेजिनस मैट्रिक्स है, जिसमें नाइट्रोजनस कंपाउंड होने से वो थोड़ा हार्ड और रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराने लग जाता है। लेकिन ये हर बैक्टीरिया में नहीं मिलेगा, स्ट्रेस कंडीशंस के दौरान ये बैक्टीरिया के अंदर मिल सकता है। ठीक है, यस सर। ठीक है, इसमें एक पॉइंट और आप जोड़ सकते हैं कि जब कैप्सूल बनता है तो कैप्सूल बनाने के लिए जो यूनिट होती है, जो इकाई होती है ना, तो कैप्सूल जिस स्ट्रक्चर से बनता है, नाइट्रोजनस कंपाउंड की जो यूनिट होती है दैट इज UDPGA, और इसकी फुल फॉर्म है यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकोरोनिक एसिड। तो जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज से बनता है ग्लूकोरोनिक एसिड। तो ग्लूकोज का जो कार्बन नंबर 6 होता है ना, वो अगर COOH में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बन नंबर 6 अगर COOH पोजीशन में कन्वर्ट हो जाता है ना, तो उसको हम ग्लूकोरोनिक बोलते हैं। और फिर उसके साथ डाइफॉस्फेट लगे हुए हैं और साथ में यूरिडीन जुड़ा हुआ होता है, तो उसको अपन बोलते हैं UDPGA। और ये वो मेन कंपाउंड है जिससे कैप्सूल से, ये कैप्सूल के लिए जो मोनोमर होता है, जो मेन इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है, वो UDPGA होता है, यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकोरोनिक एसिड, यानी कि ग्लूकोरोनिक एसिड से ही बनता है कैप्सूल। इसी प्रकार से जब आप प्लांट एनाटोमी पढ़ रहे थे ना, तो वहाँ पे भी आया था कि जो ग्लूकोरोनिक एसिड होते हैं वो सीमेंट लेयर्स में भी पाए जाते हैं। सीमेंट लेयर, मिडल लेमिला, जहाँ पे हार्डनेस क्रिएट करनी होती है ना, हार्डनेस के लिए ग्लूकोरोनिक एसिड्स पार्टिसिपेट करते हैं। पैक्टिन कंपाउंड्स वगैरह इन्हीं से बने होते हैं। तो यहाँ पर भी हार्डनेस ही आ रही है कि कैप्सूल रिजिड हो जाता है, सॉलिड हो जाता है, हार्ड हो जाता है। तो ग्लूकोरोनिक एसिड ना, यूरोनिक एसिड, शुगर का यूरोनिक एसिड्स होते हैं। जैसे ग्लूकोज का ग्लूकोरोनिक हो गया, गैलेक्टोज का गैलेक्टोरोनिक हो जाता है। तो यूरोनिक एसिड डेरिवेटिव होते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का मैटर है कि कार्बोहाइड्रेट के अंदर जो सिंपल मोनोसेकेराइड्स हैं ना, उनके केमिकल मॉडिफिकेशन से यूरोनिक एसिड बनते हैं उनको।
ठीक है, चलिए ये बातें रही। इसके बाद में हम कुछ नेक्स्ट पॉइंट को लेते हैं। वन इज मीजोसोम। सर इसमें जैसे कईयों में तो कैप्सूल की हार्ड होती है, कईयों में स्लाइम लेयर भी तो होती है। नहीं, स्लाइम लेयर आप तब बोलेंगे, स्लाइम का मतलब होता है अवपंक ना। एक मिनट यहीं पे लो उसको। देखो सेल वॉल से बाहर है। पहली बात तो क्या है कि सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकोन वाला मामला हो जाएगा, ये उससे बाहर है, ठीक है। अब इसमें जैसे आपने जो बोला स्लाइम लेयर, उसको आप ऐसे समझो कि ओनली म्यूसिलेज, ठीक है, और एक ऑप्शन है म्यूसिलेज प्लस नाइट्रोजनस कंपाउंड्स। तो जब आप ओनली म्यूसिलेज पे हैं तो ये स्लाइम है, क्योंकि म्यूसिलेज क्या होता है, स्लाइम होता है, चिपचिपा, जिसको अपन अवपंक बोलते हैं, ठीक है। और म्यूसिलेज के साथ में अगर नाइट्रोजनस कंपाउंड बन गए, मिल गए ना, तो ये हार्ड हो गया, और हार्ड होने पे आप इसको कैप्सूल बोलोगे। जैसे होता है ना कि किसी चीज़ को अपन ढक दें अच्छे से, तो वो जैसे कैप्सूल है, कैप्सूल अपन लेते हैं तो उसमें दवाई ढक के आती है ना, ढक्कन सा होता है वो, तो पैक हो जाता है, उस पर फ़र्क नहीं पड़ता बाहर की चीज़ों का। तो वो हार्डनेस से, कैप्सूल को आप हार्डनेस से जोड़ेंगे, और हार्डनेस नाइट्रोजनस कंपाउंड से जुड़ती है। अदरवाइज बाहर कुछ भी चिपचिपा है वो म्यूसिलेज है, वो स्लाइम ओनली, ठीक है। ऐसा स्लाइम लेयर ये तो हमें एल्गी वगैरह में भी देखने को मिलता है। यस सर। यानी कि हार्ड हो गया तो कैप्सूल, और अगर हार्ड नहीं है वैसे ही मतलब पॉलीसैकेराइड्स वगैरह हैं, उन्होंने पानी को सोख के चिपचिपा सा बना रखा ना, वो स्लाइम है, जैसे कि स्लाइम मोल्ड्स होते हैं। ठीक है। एक था मीजोसोम्स है ना। मीजोसोम्स जैसे जो मेम्ब्रेन होती है उसके इन्वेजिनेशंस होते हैं, मेम्ब्रेन के अंतर्वलन, इन्वेजिनेशंस। जैसे बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन हो, और बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड हो जाए, और फोल्ड होकर के कुछ स्ट्रक्चर्स बनाए, और ये स्ट्रक्चर्स मीजोसोम्स कहलाते हैं। कि मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इनफोल्डिंग्स बना रही है, सेवरल इनफोल्डिंग्स बना रही है गुच्छे के रूप में, इनको हम मीजोसोम बोलते हैं। ठीक है। मीजोसोम्स के लिए कुछ एक दो पॉइंट ही हैं जो आप ध्यान दे सकते हैं कि कॉमन इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ये ज़्यादा सामान्य आपको कहाँ मिलेंगी, ग्राम पॉजिटिव के अंदर, और रेयर इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। कुछ फंक्शंस इनके लिए इनके जो रोल है ना, वो एज्यूम किए गए ना, केवल माना गया है, नहीं कंफर्म नहीं है, ठीक है। कि जैसे ये रेस्पायरेशन साइट्स होती हैं, रेस्पायरेटरी साइट्स हैं, और रेस्पायरेटरी साइट्स का मतलब ये है कि ये समतुल्य हैं, इक्विवेलेंट टू माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के जैसे ही है ना, कि माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी प्रोडक्शन इक्विवेलेंट का मतलब बराबर है ना, कि रेस्पायरेशन जैसा काम करते होंगे, ठीक है। रेस्पायरेशन जैसे काम का मतलब ये है कि एटीपी सिंथेसिस, प्रोबेबल रोल है ना, संभावित है कि ऐसा करते होंगे, प्रोबेबल, कंफर्म नहीं है, ठीक है। हाँ, आपको अपने क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग मीजोसोम्स रेस्पायरेटरी और स्ट्रक्चर्स होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के इक्विवेलेंट होती है, ऐसा ही करना, लेकिन फिर भी आपको ध्यान होना चाहिए कि रियल में ये नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पाया जाता है, वो इनमें नहीं है,
जो एटीएस सिस्टम होता है वो इनके अंदर नहीं पाया जाता, तो हम इनको ऐसे बोल नहीं सकते कि ये एक्चुअल में रेस्पिरेशन जैसा काम करते होंगे, ऐसा कुछ है नहीं। हाँ, एक साइट के रूप में इनको जाना ज़रूर जाता है कि ये इनफोल्डिंग्स हैं और माइटोकॉन्ड्रिया जैसा बिहेव करते होंगे। थोड़ा सा ये भी आप एक्स्ट्रा ध्यान रख सकते हैं कि ग्राम नेगेटिव के अंदर क्या होता है कि आउटर मेम्ब्रेन होती है और इनर मेम्ब्रेन होती है, और इनके बीच में थोड़ा सा पेप्टिडोग्लाइकॉन होता है, पेप्टिडोग्लाइकॉन लेयर। और जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बनता है ना, इस इंटर मेम्ब्रेन स्पेस को बैक्टीरिया यूज़ करता है किसी आयन की कॉन्सेंट्रेशन के लिए, किसी आयन की कॉन्सेंट्रेशन को यहाँ मेंटेन करने के लिए, और फिर उसी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट से बैक्टीरिया या जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है वो एटीपी बना सकते हैं। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में भी ऐसा ही होता है कि एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक इनर मेम्ब्रेन होती है, और इनके बीच में एक आयन की कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करके माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बनाता है। तो एटीपी बनाने के लिए एक मेम्ब्रेन चाहिए, और मेम्ब्रेन के बाहर एक दूसरी मेम्ब्रेन होनी चाहिए ताकि उनके बीच में किसी आयन को इकट्ठा करके और उसको वापस बुलाएं तो एटीपी बन जाए, है ना। वहाँ पे F0 F1 पार्टिकल एटीपेज काम करता है। तो वो एक कॉन्सेप्ट है कि एक साइड में इकट्ठा कर लो और फिर दूसरी साइड में उनको दोबारा लाओ तो एटीपी बना लो। तो इसके लिए 2 मेम्ब्रेन चाहिए, है ना, 2 मेम्ब्रेन सिस्टम। माइटोकॉन्ड्रिया में भी है, आउटर इनर, है ना, ग्राम नेगेटिव में भी है। ये ग्राम नेगेटिव का मामला है, ग्राम नेगेटिव में भी है। तो इसलिए आपने कहा कि ग्राम नेगेटिव में मीजोसोम्स ज़्यादा कॉमन नहीं मिलेंगे क्योंकि वहाँ पे तो मेम्ब्रेन है वो उससे काम कर लेता है। लेकिन ग्राम पॉजिटिव में तो एक ही मेम्ब्रेन होती है और उसके बाहर तो बस पेप्टिडोग्लाइकॉन होता है, तो उनमें ये फैसिलिटी नहीं है 2 मेम्ब्रेन वाली। तो उसमें ये सिचुएशन है कि ये इनफोल्डिंग्स प्रेजेंट है उसमें, तो इनफोल्डिंग्स की वजह से उसमें ये मेम्ब्रेन्स के बीच में जो स्पेस है उसको यूज़ किया जा सकता है, तो इसलिए कॉमन है वो। हाँ, तो मीजोसोम्स स्पेशल प्रकार की मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग्स हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स हैं। उनका मेन काम होता है कि जो मेम्ब्रेन सिस्टम है उसको एनलार्ज करना या डबल मेम्ब्रेन सिस्टम जैसा कंडीशन प्रोवाइड कराना ताकि रेस्पिरेटरी जैसे वर्क हैं वो किए जा सकें, यानी कि एटीपी सिंथेसिस जैसे काम हो सकें। लेकिन इट इज़ नॉट कन्फर्म कि ये कन्फर्म नहीं है। ठीक है, इसके बाद में हम फर्दर कुछ और पॉइंट्स को ऐड करते हैं इसके अंदर। कि जो बैक्टीरियल सेल्स हैं, बैक्टीरियल सेल्स में देखो सबसे बाहर से आप अंदर की तरफ आए ना, एक बार थोड़ा सा उसका ओवरव्यू लीजिए कि आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिल रही है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अगर आप ठीक बाहर जाएंगे तो आपको सेल वॉल मिलेगा। ठीक है, सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकॉन का है। ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकॉन का है। अब सेल वॉल में आपके पास ऑप्शन है कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। ठीक है, सेल वॉल से और बाहर जाएंगे, सेल वॉल से और बाहर जाने पे आपको यहाँ पे मिलेगा म्यूसिलेज, या जिसको आप स्लाइम भी बोल सकते हो और कैप्सूल भी बोल सकते हो। ठीक है, 2 चीज़ें हैं कि वहाँ पे ओनली स्लाइम भी मिल सकता है और आपको कैप्सूल भी मिल सकता है, और फिर साथ में ही आपको एक एडिशनल प्रॉपर्टी और मिलेगी, दैट इज़ लिपिड ए की जो एंटीजेनिक बिहेवियर है उसके लिए लिपिड ए भी प्रेजेंट हो सकता है। हाँ, लिपिड ए मेम्ब्रेन से ही अटैच होता है। ओके, ये तो आउटर है, और आउटर में ही देखो आपको फिम्बरी मिले हैं, ये फिम्बरी भी बाहर हैं। आउटर में ही आपको फ्लैजिला मिलेंगे कि वो भी मेम्ब्रेन से बाहर है। तो मेम्ब्रेन और मेम्ब्रेन से बाहर का सिस्टम है सारा।
तो मेन जो डिलेमिनेशन है, जो बाउंड्री है, वो तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। उसके बाहर फिर आप ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव उसके अकॉर्डिंग स्पेस है कि नहीं, कौन कैसा है ना, वो सब ले सकते हो। और फिर फेवरेबल कंडीशन या अनफेवरेबल कंडीशन तो फिर आप स्लाइम कैप्सूल इनको ले सकते हो। और रिकॉग्निशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिपोपॉलीसैकेराइड्स उनको ले सकते हो। अपेंडेजेस के रूप में फिम्ब्री और फ्लैजिला को ले सकते हो। दीज आर अपेंडेजेस, दीज आर अपेंडेजेस। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अगर आप अंदर आ जाएंगे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अंदर अब यहाँ पे क्या है कि प्रोकैरियोटिक सिस्टम है, तो कोई भी ऑर्गेनेल नहीं है। ठीक है, अभी आपने एक चीज़ और देख ली थी कि चलो यहाँ पे मीजोसोम जैसा हो सकता है ना, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ही इनफोल्डिंग्स हैं, वो भी आपने यहाँ पे काउंट कर लिया कि मीजोसोम हो सकते हैं। ये सारा जो कंटेंट है ये इसका साइटोप्लाज्म है। दिस इज साइटोप्लाज्म। ठीक है, इस साइटोप्लाज्म के अंदर केवल जो आपके ब्लू ग्रीन एल्गी आएंगे ना, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, उनमें फोटोसिंथेटिक लैमिले मिलेंगे। अदरवाइज आपको किसी भी बैक्टीरिया के अंदर कोई भी ऑर्गेनेली देखने को नहीं मिलेगा ना। और ये केवल फोटोसिंथेटिक जो बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये उनकी बात होगी, बाकी के अंदर ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। अब इस साइटोप्लाज्म में केवल दो ही चीज़ें हैं, एक तो ये मैट्रिक्स, एक सॉलिड लिक्विड जैसा भाग है जो साइटोप्लाज्म के रूप में बिहेव कर रहा है, और एक इसमें इसका डीएनए है जो उसका बैक्टीरियल जीनोम है। और फिर कुछ उसके अंदर स्पेशल बॉडीज़ पाए जाते हैं, कुछ ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, कुछ ग्रेन्यूल्स भी पाए जाते हैं, कुछ स्पेसिफिक बॉडीज़ भी पाए जाते हैं, कुछ राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं। तो ये कुछ इंक्लूजन्स हैं। मेम्ब्रेन से अंदर जितना कुछ है वो सब इंक्लूजन है, तो ये सब इसमें शामिल है, इंक्लूजन्स। तो अब हम इनकी तरफ आएंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो जो सिंगर निकोलसन मॉडल है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, वो तो वैसा ही है, उसमें कोई हमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लेना। ठीक है, वो तो सेम ही मेम्ब्रेन सिस्टम होता है। अब अंदर क्या क्या होता है हम उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टोरेज ग्रेन्यूल्स को लेते हैं। नंबर 1 इज स्टोरेज ग्रेन्यूल्स। ठीक है, इसमें एक तो अपन को मिल सकता है पोली बीटा हाइड्रोक्सी, पोली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट। ठीक है, ब्यूटेरेट का मतलब ब्यूटारिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड से बनता है ना। और ब्यूटारिक एसिड का मतलब है 4 कार्बन फैटी एसिड, जैसे प्रोपियोनिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड। तो 4 कार्बन के जो फैटी एसिड है उनसे है, और उनकी बीटा पोजीशन के ऊपर 2 जगह पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा है, और ऐसे मॉलिक्यूल बहुत सारे एक साथ इकट्ठे हैं, तो ये हो जाएगा पोली बीटा हाइड्रोक्सी। ठीक है, और जो ब्यूटारिक एसिड है, प्रोपियोनिक एसिड है, जो फैटी एसिड्स हैं, इनका इस्तेमाल होता है एनर्जी के लिए, कि इनको ऑक्सीडाइज किया जाता है और इनके ऑक्सीडेशन से एनर्जी बनाई जा सकती है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर भी फैटी एसिड्स हैं, उनसे एनर्जी बनती है ना, बिल्कुल उसी प्रकार से बैक्टीरियल सेल्स के अंदर जो पोली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट जो प्रेजेंट होता है ना, उससे एनर्जी बनाई जा सकती है। तो एज ए फ्यूल है, स्टोरेज मॉलिक्यूल है, एज ए फ्यूल कि इससे एनर्जी बनाई जा सकती है। और अगर इसको स्टैन करने की बात हो कि हम बैक्टीरियल सेल में इनको कैसे देख पाते हैं, या इनका जो स्टैनिंग है
स्टैनिंग के लिए जो मेथड इस्तेमाल होता है कि हम इनको सूडान ब्लैक से स्टैन करते हैं, सूडान ब्लैक। तो ब्लैक कलर की बॉडीज़ के रूप में हमें ये दिखाई देते हैं। ऐसे ही दूसरा मॉलिक्यूल हम ले सकते हैं, ये भी स्टोरेज ही है, दिस इज़ पॉलीग्लूकैन ग्रैन्यूल्स, पॉलीग्लूकैन। ये कार्बोहाइड्रेट के बहुलक हैं और ये ग्रैन्यूल्स के रूप में। तो ये ग्लूकोज के पॉलीमर होते हैं और लिंकेज जो इनके अंदर होता है कि जो एक ग्लूकोज दूसरे ग्लूकोज से जो बॉन्डिंग करता है, ग्लूकोज अल्फा 1,4 या ग्लूकोज अल्फा 1,6 लिंकेज होते हैं। तो ऐसे लिंकेज हमें स्टार्च और ग्लाइकोजन में भी देखने को मिलते हैं। तो सेम वैसे ही लिंकेज हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक सिस्टम्स में मिलने वाले ग्रेन्यूल्स हैं जो कार्बोहाइड्रेट रिच कंपाउंड है, क्योंकि ग्लूकोज से बने हुए तो कार्बोहाइड्रेट रिच कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, ये फैटी एसिड्स थे, ये फ्यूल के रूप में ये फैटी एसिड। देखो कार्बोहाइड्रेट भी फ्यूल होता है, फैटी एसिड भी फ्यूल होता है, ये एनर्जी दोनों चीज़ों से ही बनती है, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नेचर के होते हैं। इनको स्टैन किया जाता है, स्टैनिंग के लिए आयोडीन। ठीक है, इसी प्रकार से सल्फर ग्रेन्यूल्स हो सकते हैं। सल्फर ग्रेन्यूल्स, सल्फर ग्रेन्यूल्स का मतलब यहाँ पे सल्फर मिलेगा। तो स्पेशली जो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया होते हैं, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, तो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया के अंदर हमें ये देखने को मिलेंगे। जैसे कि बैगोइटिया है, ये पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, थायोथ्रिक्स है, ये कॉमन थे, ये कॉमनली सभी में पाए जाते हैं। लेकिन सल्फर ग्रेन्यूल सल्फर कंटेनिंग बैक्टीरिया यानी कि जो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया हैं उनमें देखने को मिलेगा। ठीक है, इसी प्रकार से साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स हो सकते हैं, साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स। आप बता सकते हैं ये क्या है? साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स, ये मामला बीजी का है कि साइनोफाइसी के जो मेंबर्स हैं, साइनोफाइसी मेंबर्स के अंदर ब्लू ग्रीन एल्गी वाले मेंबर्स के अंदर जो स्टार्च है वो इस फॉर्म में मिलेगा। ये जो साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स वो साइनोफाइसिन स्टार्च होता है, इसका मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर जो स्टार्च है वो हमें इसी फॉर्म के अंदर प्रिजर्व मिलेगा। तो ये हम कुछ इंक्लूजन बॉडीज़ को यहाँ पे ले सकते हैं कि हाँ पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट हो सकता है, पॉलीग्लूकेन हो सकते हैं, सल्फर ग्रेन्यूल्स हो सकते हैं, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि किस प्रकार की सेल की हम बात कर रहे हैं और वो किस प्रकार का स्टोरेज मॉलिक्यूल होता है।